हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो है एग्ज़ाम पुर के जो 10 सेट बनाए गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक एग्जाम के लिए, उसमें जो है आज हम इसमें पहला सेट जो है सोल्यूशन इसका करेंगे हिंदी के। ठीक है, हिंदी का इसमें सोल्यूशन इसमें देखेंगे और आपको अच्छे से इसमें हम व्याख्या भी कुछ बताएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो इसमें हम 10 सेट आपको कराएंगे पूरा। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न रखा गया है हिंदी का। पहला, ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है, कहने कि अक्षर, अचल, अनंत या काल। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? तो ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा, अक्षर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अक्षर के जो अनेकार्थी शब्द आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है इसका मोक्ष होता है। ठीक है, वर्ण होता है, गगन होता है, ब्रह्मा होता है। ठीक है, विष्णु, शिव, सत्य, अविनाशी, अविनाशी। ठीक है, धर्म भी होता है अनेकार्थी। ठीक है, जल भी होता है, तपस्या भी होता है। ठीक, तो ये जो है आपको अक्षर के अनेकार्थी भी याद रखना है। ठीक, कौन कौन? मोक्ष, वर्ण, गगन, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सत्य, अविनाशी, धर्म, जल। ठीक है, ये जो हैं क्या होते हैं? अक्षर के समानार्थी होते हैं। ठीक, तो पूछे गए हैं ये प्रश्न, आपका इंपॉर्टेंस है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, बच्चे घर से निकल गए वाक्य में कारक है। तो आपको हमने काफ़ी बताया, तो आप ही इसका आंसर बताइए, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आप जानते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपादान कारक है। तो बच्चे घर से निकल रहे हैं, तो से आपका कारक चिन्ह भी आया है, और अलगाव की स्थिति में आप जानते हैं वहाँ अपादान कारक होता है। तो अपादान कारक क्या होता है? संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से तुलना, देखिए इसको याद रखना, तुलना केवल अलगाव में ही नहीं, तुलना याद रखना है, समानता याद रखना है। ठीक है, अलगाव, अलगाव और डर। ठीक है, डर, तो ये आपको ध्यान रखना है, तुलना, समानता, अलगाव एवं डर, जिसे भाई कहते हैं, का भाव प्रकट होता है वहाँ अपादान कारक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो कारक आप जानते हैं 8 होते हैं। ठीक है, देखिए संप्रदान कारक का चिन्ह आपसे पूछता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो संप्रदान कारक क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है क्या देना, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिससे कुछ देता है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक का चिन्ह आपसे क्या होता है? को के लिए होता है, को के लिए होता है। ठीक है, को के लिए होता है। जैसे आपको जानते हैं, गुरु जी को फल दो, राजा भिक्षुक को दान देता है। ठीक है, तो ये आपको देने के अर्थ में याद रखना है। ठीक है, इसको हटाते हैं तो और देखते हैं। कहने अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का चिन्ह आप जानते हैं, इसका कारक चिन्ह में होता है और पर होता है। ठीक है, में पर होता है। तो अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, और करण कारक आप जानते हैं भी, करण कारक वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध है होता है अर्थ। ठीक है, या जिसकी सहायता से कार्य संपन्न होता है उसे वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। ये भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका कारक चिन्ह आपसे पूछता है तो से होता है, द्वारा होता है, के द्वारा होता है। ठीक है, के द्वारा होता है। ठीक, जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो एक साधन का प्रयोग कर रहे हैं भाई, गेंद से खेल रहे हैं और बस क्या कर रहा है? एक साधन है जाने का, तो यहाँ पे आपका करण कारक होता है। ठीक है, तो ये आपका ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए।
चलिए अभी सही अर्थभेद का चयन करना है। राइट आंसर हो जाएगा करें कि चपत चंपत, राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए चपत माने होता है थप्पड़ और चंपत माने गायब। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि सलमा घर जाती है वाक्य है। बताइए भी बहुत आसान प्रश्न है। सलमा घर जाती है, राइट आंसर आपका हो जाएगा करें सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। देखिए निषेधात्मक इसमें नहीं, कोई शब्द आया नहीं है। आज्ञार्थक कोई आज्ञा नहीं दे रहा है भाई, इच्छा नहीं व्यक्त की जा रही है, तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है, ए नंबर हो जाएगा। सरल वाक्य हो जाएगा। तो सलमा में कौन सा है? सलमा घर जाती है, यह जो है सरल वाक्य है और यह वर्तमान काल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला भाई। अगला देखते हैं, अगला कह रहे हैं कि दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो ये काफी अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, जिसमें दांत और ओष्ठ की सहायता से बोला जाए वह शब्द कैसे कहलाता है? दंतोष्ठ। ठीक, तो ये कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? करें कि वा, फा या र। बताइए राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए दंतोष्ठ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वा जो है दंतोष्ठ ठीक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए भा जो है ये आपका कैसा है? ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। ठीक है, और या जो है ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, या रा ला वा चार जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, या भी, ठीक है, रा भी। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। ठीक है, और रा जो है आपका उसमें भी आता है, आप जानते हैं ये मूर्धन्य वर्ग के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, आइए देखते हैं जैसे आपके ओष्ठ वर्ग में आप जानते हैं पा वर्ग आता है और कौन आता है? ला और साधारण सा आता है। ठीक है, ये आपके ओष्ठ में आएंगे। ठीक है, कंठ तालब में कौन आते हैं? अभी कंठ तालब में आपका कौन सा आएगा? तो आपका ए आता है, ए आएगा। ठीक, और ठीक है, ए जो है कंठ तालब में आएंगे। और कंठोष्ठ में कौन आता है? ओ आता है और अ आता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप तो का वर्ग, कंठ वर्ग, तालु और मूर्धन्य और दंत और ओष्ठ ये आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंठ तालब भी याद रखना है, कंठोष्ठ भी, दंतोष्ठ भी याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक, और आपसे एक पूछा जाता है हा किस में आता है? हा, तो ये आपको कंठ में याद रखना है। ठीक है, कंठ में याद रखना है, कंठ के अंतर्गत आएगा। इसमें छोटा आ भी आता है और बड़ा आ भी आता है। ठीक है, तो कंठ के अंतर्गत कौन आएगा? छोटा आ, बड़ा और हा, और विसर्ग भी आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, और का वर्ग तो आता ही आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दंतोष्ठ के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्न में मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द है जो मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, करें कि गिलास, बड़ा, रेल या हवालात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हवालात आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला। कह रहे कि अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। बताइए इसमें कौन सा आपका रस है? ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, करें कि वीर रस। देखिए वीर रस नहीं है, इसमें उत्साह नहीं दिख रहा है। वियोग श्रृंगार रस है या शांत रस भी नहीं है। देखिए इसमें से आपको ढूंढना है संयोग श्रृंगार रस है या वियोग श्रृंगार। भैया अखिया हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पे देखिए कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतिया सुनी रूखी। तो यहाँ दुख को प्रकट हो रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ श्रृंगार रस जानते हैं आप दो प्रकार के होता है, वियोग और संयोग। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। संयोग मैंने आप जानते हैं जहाँ मिलन हो। ठीक है, तो रस आप जानते हैं भाई 9 रस हैं और अस्थाई भाव भी 9 ही है। ठीक है, और भरत मुनि के अनुसार पूछेगा तो 8 बताइएगा। ठीक है, और जो है शांत रस को वे रस नहीं मानते। आप इनके सब अस्थाई भाव बिल्कुल जानते हैं, आपको हमने कई बार बताया है। ठीक है, तो
श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है भाई? रति होता है, ठीक है, रति होता है। करुण का शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। हास रस का हास। रौद्र रस का क्रोध। विभत्स का क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। भयानक रस का स्थायी भाव भय। अद्भुत का विस्मय और शांत रस का निर्वेद, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। करें कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इनको जो है 1986 में दिया गया था, ठीक है, साहित्य अकादमी। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनको देखिए दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपूर्वा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका भी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल को जो है 1986 में अपूर्वा के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और देखिए फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल, मेहंदी, नींद के बादल, ये किनकी रचनाएं हैं? ये केदारनाथ जी के ही है। इनकी रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। और इनकी और रचनाएं हैं युग की गंगा, लोक और आलोक, ठीक है। तो ये आपकी इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं, तो रचनाएं भी याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, कह रहे कि बाला बोधनी, जिसे आप बाल बोधनी बोलते हैं, कवि वचन सुधा की, हरिश्चंद्रिका की या भारतेंदु की? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो भारतेंदु ने नहीं की आपसे पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी नंबर। भारतेंदु जो है या जो है इनकी जो है पत्रिका का संपादन नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। बाल बोधनी, कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्रिका, ये इनकी रचनाएं हैं, इनकी मतलब पत्रिका है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं, जैसे प्रेम, प्रेम मलिका, ठीक है, इनकी रचनाएं याद रखिएगा। प्रेम तरंग, प्रेम प्रेम लगा है भी, प्रेम तरंग, ठीक। गीत गोविंद आपसे पूछा कई बार गया है, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? तो ये याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक। गीत गोविंद हो गया, प्रेम फुलवारी हो गया, वैशाख हो गया, मुकुल हो गया, फूलों का गुच्छा, ठीक है, फूलों का गुच्छा, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो रचनाएं से आपके 1 से 2 प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी? राइट आंसर देखिए आप आया है, आप भला तो जग भला। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ हो जाएगा, निजवाचक है। कैसा है भी? निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? ऐसे सर्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है वे सार्वनामिक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप, देखिए आप आया है, अपना, ठीक है, अपना, अपने आप, अपने आप, आप ही, स्वयं, स्वयं बहुत बार आया है, खुद, ठीक है, खुद, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। अब पूछेगा मैं यह काम स्वयं कर लूँगा में सर्वनाम है, तो आप बताएंगे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो सर्वनाम कितने होते हैं जानते हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और कौन भाई? निजवाचक सर्वनाम, ठीक। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए 49 से लेकर 52 तक गद्यांश, तो गद्यांश आप करेंगे, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए कितने तक है भी? ये 52 तक है, ये प्रश्न है। आइए यहाँ से हम करेंगे, ठीक है, 53 से। कह रहे इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बताना है। बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए कह रहे हैं कि दुर्बल होता है, वृद्धि, सैलाब, विकास,
यहाँ पे आपका सही ऑप्शन वाला हो जाएगा। देखिए ये दुर्बल नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बाढ़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? दुर्बल, ठीक है। दुर्बल मतलब कमजोर। तो यहाँ पे वृद्धि होता है, सैलाब होता है, विकास होता है। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित वाक्य में वाक्य के संरचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। चलो भाई, क्रिया का भेद बताइए। करें कि वह टीवी देखकर सोता है। तो यहाँ पर कहने की नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या ऋणार्थक क्रिया। तो हम आपको यहाँ पे क्रिया के बारे में बता। देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है? जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक। तो संज्ञा याद रखिएगा, और सर्वनाम, और क्या भी? विशेषण से बनने वाली, ठीक है। विशेषण से शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, ठीक है, बात से बतियाना, ये हो गया, ठीक है। संयुक्त क्रिया क्या होती है भाई? जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो, वहाँ क्रिया के इस रूप को संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह खा चुका है, तो देखिए वह खा चुका है, तो वह खा चुका, ये संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। वह, जैसे राहुल की गीता पढ़ने लगा, तो पढ़ने लगा क्या हो गया? संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। देखिए पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है भाई? पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं अभी सोकर उठा हूँ, बच्चा दूध पीकर सो गया है, ठीक है। तो ये आपका पूर्वकालिक क्रिया होती है। और देखिए ऋणार्थक क्रिया होती है। ऋणार्थक क्रिया क्या होती है भाई? क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसे ऋणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़ाई। तो अब इसका आप इस आंसर का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसका कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। मैंने आपको सभी चारों को ऑप्शन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है, इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। आइए देखते हैं अगला, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ विकल्प पूरा करना है। करें कि भाई की शादी पर, ये वाक्य है, भाई की शादी पर दीपक खाली स्थान में बनना है, से भर कर नाचने लगा। करें कि हर्ष से, उन्माद से, प्रकाश से या उल्लास से। राइट आंसर कौन सा इसमें आएगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उल्लास, ठीक। तो भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भर कर नाचने लगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आपको स्त्रीलिंग वाला शब्द ढूंढना है। तो मैंने बताया था आपको अच्छा विशेषण लगा के पहचानना है। कह रहे कि वचन अच्छा होता है, ना कि अच्छी होती है, तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया। प्रहार अच्छा होता है, अच्छी, प्रहार अच्छा होता है, पुल्लिंग हो गया। कुंडली या सर्प, आप दो बचे, आप तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कुंडली क्या होती है? अच्छी होती है, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। सर्प अच्छा होता है, पुल्लिंग में जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते अगला, करें कि शाखा का बहुवचन है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुवचन, एक प्रश्न आपको यहाँ से भी मिलने का, तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा, शाखाएं, ठीक है। अगला देखिए, करें कि कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ बताना होगा। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। करें कि नागार्जुन है, रंगे राघव हैं, धर्मवीर भारती हैं या भगवती चरण वर्मा है। बताइए भी, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, धर्मवीर भारती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो धर्मवीर भारती की कुछ रचनाएं आपसे, जो कि यहाँ पे आप बता रहे हैं, ये रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। देखिए, गुनाहों का देवता,
गुनाहों का देवता, ठीक है, ये इनकी रचना है। अंधा युग, अंधा युग, नील झील, ठीक है, ठेले पर हिमालय, ये काफी प्रसिद्ध है, ठेले पर हिमालय, ठीक है, ठंडा लोहा, नदी प्यासी, देखिए सूरज का सातवां घोड़ा, ये भी याद रखिएगा, स्वर्ग और पृथ्वी, मुर्दों का गांव, ठीक है, ये कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, और आखिरी बंद गली का आखिरी मकान, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रचनाएं आपको जरूर ध्यान रखना है, इनकी काफी प्रसिद्ध रचनाएं और पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हटाते हैं तो ये आपका सी हो जाएगा ऑप्शन सही। आइए देखते हैं और देखिए नागा अर्जुन की कुछ रचनाएं देख लीजिए। देखिए बलचनामा पूछता है, बलचनामा किसकी है, तो नागा अर्जुन की। वरुण के बेटे, ठीक है, और आसमान में चांद तारे, ये नागा अर्जुन की रचनाएं हैं। ये इनकी ऑप्शन बी जो हो जाएगा, रंगे राघव की रचनाएं आपसे पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है मुर्दों का टीला, ये याद रखिएगा, किसकी रचनाएं हैं, मुर्दों का टीला, ठीक है, ये इनकी रचना याद रखिएगा। पराया, आंधी की नाव, बोलते खंडहर, बोलते खंडहर, ये भी इनकी रचनाएं हैं। तिल का ताड़, ये रंगे राघव की रचनाएं। कौन, मुर्दों का टीला, पराया, आंधी की नाव, बोलते खंडहर, तिल का ताड़, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और भगवती चरण वर्मा की कुछ रचनाएं हैं, ठीक है, ये जैसे पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये याद रखिएगा, भगवती चरण वर्मा की टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये, ठीक है। और आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र, ये कुछ जो है भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं, ठीक है भाई। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला देखते हैं, करें अनुस्वार किसका कार्य करता है, करें विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचम वर्ण का। अगला है, कह रहे कि जो चाहे करो, स्पेस दिया है, बस हमें तंग ना करो, वाक्य के बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये आपको यहाँ बताना है। कह रहे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, अर्ध विराम आएगा, ठीक है। अगला देखिए आपका छंद से आया प्रश्न, कहने की तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन हित, देखिए मनहु सुहाए। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, देखिए भाई पहली में पूछता तो आप अलग देख रहे हैं, दूसरी में अलग अलंकार देख रहे हैं, तो बताइए दूसरी में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। तो कभी कभी कुछ शब्द छूट जाते हैं और पहले देखते हैं तनुजा तट तमाल ता की आवृत्ति आई तो अनुप्रास लगा के पहला ऑप्शन मार के चले जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको दूसरी पंक्ति में बताना है, जो के कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो भाई मनहु आपको हमने बताया है, जनु जानो जनहु, मनु मानो मनहु, निश्चय ही ज्यों, इच्छा से जैसे, सब शब्द आते हैं, तो उनमें कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होता है, तो कौन सोच गए भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता था, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपको हमने बताया, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसको आपको हमने बताया अभी तक किस तरह से पकड़ना है, ठीक है। तो अगर पहले में पूछता तो आप कौन सी बताते, अनुप्रास अलंकार बताते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला करें, पंकज में कौन सा समास है, बताइए। आपको बताया हुआ प्रश्न ही सब आ रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो देखिए पंकज, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इसमें कौन सा समास है, यहाँ बहुब्रीहि समास है, ठीक। पंक माने कीचड़, जन्म माने कीचड़ में जन्म लेने वाला, ठीक है। तो पंकज, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास आप जानते हैं, इसमें जो है कोई भी पद क्या होता है, प्रधान नहीं होता है, बल्कि यह किसी तीसरे पद की प्रधानता को बताता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जैसे हो जाएगा पीताम्बर, दशानन, त्रिनेत्र, ठीक है, कमल नयन, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास के उदाहरण, ठीक है। कर्मधारय समास आप जानते हैं, इसमें जो है उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है। प्रथम पद विशेषण और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेषण, विशेष होता है, उसी को हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जैसे नीलगाय, पीताम्बर, ठीक है, मंदबुद्धि, महासागर, परमात्मा, शीतोष्ण, ये जो है कर्मधारय समास। द्विगु समास आप जानते हैं, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं, ठीक है। त्रिभुज, नवरत्न, ठीक है, चौराहा, त्रिफल, नवग्रह ना, द्वंद्व समास आप जानते हैं, ठीक है। चलिए भी आगे देखते हैं, संधि का तद्भव रूप कौन सा है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा सेंध, ठीक है। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि रौद्र एक अस्थाई भाव है। तो ये किसका अस्थाई भाव है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो अभी आपको बताया गया है 9 रस होते हैं, 9 के अस्थाई भाव बताया गया अभी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा क्रोध, ठीक है। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध। कह रहे कि चारण काव्य की भाषा क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो ये क्या है भी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा औहट्य है। अगला कह रहे कि मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। मार्गी का आपको विलोम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा वक्री होगा, ऑप्शन बी आपका यहां सही हो जाएगा, ठीक है। करें संकट में पड़ने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा संकट में पड़ने के अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा जान के लाले पड़ना। तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय होगा। देखिए शिकार जो है मूल शब्द हो गया प्लस ई, ठीक है, प्रत्यय हो गया। तो ऑप्शन डी आपका यहां सही हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, ठीक है। निर्वासन शब्द में उपसर्ग है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे देखिए निर आगे भी लिखा लेकिन हलंत नहीं लगा, तो हलंत वाला लगाना है निर, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, निर्वासन में निर उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। वासन मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो उपसर्ग आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, या जो है आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला है प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द है। यहां पे आपका बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्राणार्थक हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है, आपको बताना है। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जातिवाचक संज्ञा, राइट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा। गंगा कैसी है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नदी, मनुष्य, गाय, ठीक है, गाय के जैसे गाय, ठीक है, मनुष्य के जैसे मनुष्य, नदी के जैसे और नदियां होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी, या जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगी। नदी जो है आपका मनुष्य और गाय जो है ये जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में सही वर्तनी वाला शब्द है। तो आपको यहाँ पर सही वर्तनी वाला शब्द बताना है। देखिए कार्यक्रम गलत है भी, गृहस्थ गलत है, नीर सता या देखिए प्राप्ति भी गलत है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा, नीर
सतह जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, ठीक। कार्यक्रम देखिए कैसे लिखता है आप जानते हैं, कार्यक्रम, ठीक है। गृहस्थ, ठीक है, गृहस्थ। देखिए प्राप्ति, ठीक है, ये होगा, छोटी की मात्रा रहेगा ता में, ठीक। तो इस प्रकार आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। देखिए थोड़ा आया है, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कहने संख्यावाचक, देखिए नंबर नहीं दिख रहा है, 1 2 3 4 कुछ नहीं दिख रहा है। परिमाणवाचक विशेषण है कि निश्चित परिमाणवाचक, भाई थोड़ा कितना कोई निश्चित नहीं दिख रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक। विशेषण आप जानते हैं 4 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा, गुणवाचक, संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण और निजवाचक, जिसे निजवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो परिमाणवाचक विशेषण के भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, ठीक है, 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ परिमाणवाचक विशेषण ना देता तो आप कौन सा ऑप्शन चुनते, तो आप चुनते ऑप्शन डी, ठीक है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण चुनते, ठीक है भी। तो अनिश्चित में, निश्चित में आप जानते हैं निश्चित मात्रा का बोध होता है और अनिश्चित में जो है निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, ठीक। तो ऑप्शन अगर बी ना होता तो आप डी चुनते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि पुनीत कपड़े धो रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो देखिए पुनीत जो है काम कर रहा है, ठीक है, पुनीत काम कर रहा है, तो आपका वाच्य जानते हैं 3 होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तवाच्य, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए एक नोट में याद रखिएगा, यदि वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा नहीं हो है तो वह जो है वाक्य कर्तवाच्य होता है, ठीक है, ये कर्तवाच्य या भाववाच्य। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है पूरे हो जाते हैं आपके 37 प्रश्न आएंगे, जो कि हमने आपको गद्यांश नहीं किया, 32 करें, ठीक है। तो अगला भी कराएंगे इसके बाद, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर हम चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए सेट के साथ। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।